बताते हुए अस्वीकार कर दिया है। इसकी समीक्षा करने के लिए कल विधायक पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक काजपुर, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव श्रीवास्तव ने। परिचर्चा के अंत में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने गंभीर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि क्या 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे भी। तो आइए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को, ध्यान से सुनिए। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश। तो दोस्तों, इंडिया ने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। मुंबई में 2 दिन तक 28 दलों ने एक साथ बैठकर गहन चिंतन मनन किया और उसी से बीजेपी को हराने का रास्ता कैसे तैयार हो सकता है, इसका पूरा खाका खींच लिया गया है। बीजेपी के आगे झुका हुआ मीडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इंडिया की मुंबई बैठक को नाकाम साबित कर सके। ये मीडिया कभी खबर चला रहा है कि ममता बनर्जी नाराज हो गई, तो कभी बता रहा है कि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट, यानी अभी सत्ता आई नहीं और विपक्ष में पीएम पद के लिए होड़ मची है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो 2 दिन मुंबई में इंडिया की बैठक को करीब से देखा ही है और बहुत सारे हमारे साथी भी वहां मौजूद थे। वो भी इस बात को जानते हैं कि इंडिया के सारे दल इस बार बीजेपी को हराने के लिए पक्का निश्चय कर चुके हैं, करके बैठे हुए हैं। मगर बीजेपी को खुश करने के लिए अब मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन इससे नुकसान बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी ये मान लेगी कि विपक्ष बिखर जाएगा और सत्ता की मिठाई फिर उसके हिस्से में आएगी। लेकिन बीजेपी का यह भ्रम इंडिया के नेताओं के बयान से टूट जाएगा। जैसे आज राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां उन्होंने अपने भाषण में पूरे दमखम के साथ कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में जीत दिलाई है। अब तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। राहुल गांधी आज थे ये छत्तीसगढ़ में। ये तो आप जो विजुअल देख रहे हैं ये सीधे मुंबई के कल के विजुअल को, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की तैयारियों को। लेकिन ये अब आइए रायपुर, नया रायपुर, वहां आज राहुल गांधी की रैली थी और इस रैली में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारे विचारधारा के लिए लड़ते हो। छत्तीसगढ़ में आपने हमें जिताया, राजस्थान में जिताया, कर्नाटक में जिताया, हिमाचल में जिताया, तेलंगाना में जिताओगे, फिर से छत्तीसगढ़ में जिताओगे, मध्य प्रदेश में जिताओगे, राजस्थान में जिताओगे। बघेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्यकर्ता की रक्षा करनी चाहिए, करती है, मगर और डट के जो हमारा कार्यकर्ता है उसे लगना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ता हूं और मरता हूं। देश को आपकी जरूरत है। नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। मोहब्बत से, इज्जत से काम किया जाता है और अगर देश को जोड़ा जाता है, सबको एक साथ लाया जाता है, तो देश तेज गति करता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी राहुल गांधी यहां कहते हुए कि कार्यकर्ताओं की रक्षा करना सरकार का काम है। और इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि बीजेपी हर बार सीटों के नए आंकड़े लेकर आती है, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी। कुछ ऐसी ही बात मुंबई से पटना लौटे नीतीश कुमार ने भी कही है। नीतीश कुमार ने पटना में साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने साफ कहा
कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। खबर है दोस्तों कि इंडिया के नेता दिल्ली में इसी महीने के आखिरी में रैली करने वाले हैं। जबरदस्त एक बड़ी रैली जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ करके इस रैली को किया जाएगा और इसके बाद अक्टूबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी है, जिसमें वो यूपी, एमपी, बिहार के उन अहम हिस्सों को कवर करेंगे जहां अब तक कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन अब बीजेपी कमजोर हो सकती है। तो कुल मिलाकर के एकजुटता, सीट शेयरिंग, गांधी जयंती पर कार्यक्रम और भारत जोड़ो यात्रा, इन सब के जरिए बीजेपी को हराने का फॉर्मूला इंडिया ने तैयार कर लिया है और इंडिया को यकीन है कि यह फॉर्मूला असरदार साबित होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जोरदार बयान दिया है। इधर उन्होंने कहा है कि मोदी और बीजेपी में घबराहट है, वो कुछ भी कर लें, इस बार प्रधानमंत्री इंडिया का होगा, न कि अदानी का। यह संजय सिंह का कहना है, प्रधानमंत्री इंडिया का होगा न कि अदानी का। इस बयान से अदानी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है और उधर राहुल गांधी भी यही करते हैं और टीएमसी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल जैसे बाकी दल भी यही कर रहे हैं। यानी इंडिया के घटक दल जो हैं कई मुद्दों पर एक जैसी राय ही रख रहे हैं और जो थोड़े बहुत मतभेद हैं उन्हें ज्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह वक्त आपस में उलझने का नहीं है बल्कि बीजेपी से मुकाबले का है। इधर जैसे जैसे इंडिया मजबूत हो रहा है उधर राहुल गांधी सियासत की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और सियासी दांव पेंच भी सीख रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी तो सीधे लालू प्रसाद यादव के घर शाम को पहुंचे और चंपारण मटन बनाना राहुल गांधी ने वहां सीखा था और साथ ही सियासी रेसिपी भी राहुल गांधी से सीखी थी। आइए उस वीडियो के कुछ हिस्से को देखते हैं और समझते हैं। आज ही अभी इस वीडियो को उन्होंने जारी किया है राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल से साभार इस वीडियो को हम आप तक, उसके कुछ अंश को, कुछ हिस्से को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला राहुल गांधी जब पहुंचते हैं लालू जी के घर तो देखिए क्या कुछ बातें होती हैं। आइए, स्वागत है, बधाई, सबसे खुशी का दिन आएगा। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा, मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। Is there any politician who makes great food? लालू यादव जी में great। ये मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ, डर। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था फूड ब्लॉगर को, देखा आपने, उसमें उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि सियासी मतलब नेताओं में कौन जो है बढ़िया आता है, खाना बनाता है, तो यहाँ लालू प्रसाद यादव का नाम राहुल गांधी लेते हैं। उस विजुअल को भी यहाँ दिखा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उसके अलावा लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाकर के मटन बनाना सीख रहे हैं। मीसा भारती उनकी बेटी लालू प्रसाद यादव की सियासत में है, वो आप जानते हैं, और लालू प्रसाद यादव बता रहे हैं। जरा इसके आगे के अंश को, आगे के हिस्से को देखिए। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चंपारण मटन जो है बनाते हुए राहुल गांधी यहां रेसिपी, आगे चलकर यही रेसिपी सियासत में कैसे तब्दील होती है और कैसे सियासी रेसिपी सीखते हैं राहुल गांधी, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस रेसिपी को देख लीजिए। कितना डालना है लालू? इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ, कितना? हाँ, डालिए। धनिया, हाँ, धनिया पाउडर पिसा हुआ सिल पर। अच्छा, हल्दी और 2 स्पून। हाँ, एक और डाल दो। उसको अंदर डाल दीजिए। तो पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ, छोटे थे, 6-7 क्लास में। पटना हम आए थे, कई लोग आए थे काम करने, तो बुलाए थे,
तो उन लोग का खाना वाना पकाना, जलावन चुनना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, सब वहीं पर हम सीखे थे। हम सब पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा कर पकवाते हैं। तो जैसे शाम का खाना होगा कब कब डिसाइड कर देते हैं, सुबह करते हैं या 7 बजे। तो जो इच्छा होती है और जो घर है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं लास्ट में। और बाहर देश का अच्छा लगता है? आप थाई फूड खाया होता है ना? हाँ, उसका सैलेड होता है, वो सलाद जो वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा, वो मेरी बहन बनाती है। ओह अच्छा। मैं भिजवाऊंगा आपको। सोम तम। तो इसमें आप सब चीज। तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप लालू प्रसाद यादव के घर राहुल गांधी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एक सुंदर सा संवाद सुनवाता हूं, और जो सियासी रेसिपी का संवाद है, जरा सियासी रेसिपी कैसे सीख रहे हैं राहुल गांधी, इसको सुनिए। हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है, हाँ। और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी, जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट दे क्रिएट, अभी बात में जो हुआ गुड़गांव में हुआ, सब चीजें बंद है, सबका नुकसान हो रहा है, स्कूलें बंद है, हर चीज बंद है। नाउ दे आर। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ से लक्ष्य है कि गरीबों को जलाने को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना और उनको बस में करने का चाहते हैं। इतने साल आप राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता, दादा दादी जो देश को नया अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के, जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और नफरत को मिटा दें। हाँ, जरूरी, बहुत जरूरी। मोहब्बत की दुकान खोले। हाँ, तो देख रहे थे आप, मोहब्बत की दुकान खोले। और सबसे बड़ी बात यहां राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से कह रहे हैं, हमारी जनरेशन को, हम लोगों के लिए क्या सुझाव है, राजनीति सीख रहे हैं यहां राहुल गांधी। एक बहुत ही शानदार वीडियो राहुल गांधी ने यहां पेश किया है, लालू प्रसाद यादव से सीख रहे हैं राजनीति। और अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, और उसके बाद जरा यहीं से फिर चलेंगे इंडिया गठबंधन की ओर। इंडिया के दो नेता, इंडिया गठबंधन के दो वरिष्ठ नेता आप देख लीजिए, एक तो राहुल गांधी हैं ही, दूसरे सबसे वरिष्ठतम में से एक लालू प्रसाद यादव। और इनके साथ जो यहां सियासी रेसिपी सीख रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, और जो हम लिख रहे हैं कि इंडिया का फॉर्मूला बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा, ये कैसे लिख रहे हैं, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आइए मिलते हैं हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ जन। जो देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज शनिवार है। गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं प्रशांत टंडन जी का, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का, अमलिंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में,
मटन बना रहे थे। जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं वो शायद रेसिपी सीख गए होंगे, जैसा लालू प्रसाद यादव यहाँ बता रहे थे और राहुल गांधी उसको बना रहे थे। लेकिन उसके बाद जो बातचीत हुई है उस बातचीत पे आते हैं। पहले उसमें राहुल गांधी जो रेसिपी सीख रहे हैं बैठ के सोफे पे, वो रेसिपी है सियासी, यानी सियासत की रेसिपी। पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे समझना चाहता हूं इस रेसिपी में क्या कुछ आपके नजरिए से है? तो सबसे अच्छी विधा मुझे लगती है, सबसे प्यारी चीज लगती है हिंदुस्तान की, वो है अपने वरिष्ठों का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना और उनका इज्जत। ये जो परंपरा है, आज मैंने इसको मूर्त रूप में देखा। देखिए, राहुल गांधी ने किस प्रकार से लालू जी से पूछा हमारे लिए आपका मार्गदर्शन क्या है, और जिस प्रकार से जो लालू जी ने जवाब दिया कि जैसे आपके माता पिता ने, जैसे आपके दादा दादी ने इस देश की सेवा की है, उसी तरह देश की सेवा कीजिए। देखिए, यह है हमारे देश की असली परंपरा। अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को जो दिवंगत हो गए, उनके लिए सम्मान पूर्वक एक बात करना, जिस विधा का, जिस परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया सत्ता पक्ष ने। जो बात करते 500-600 साल पहले की, जो पूर्वज, जो हमारे पुरखे चले गए, किसी के पुरखे चले गए, आज उन लोगों को ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो परंपरा है ये टूटी है। दूसरी बार राजीव जी, मैंने ये देखा कि एक इन लोगों ने मुंबई में कल बनाया मटन कोरमा, मुंबई के अंदर जो राजनीतिक कोरमा था, और एक राजनीतिक कोरमा आज यहां इन्होंने बना दिया। किस तरह पकाया जाए, किस तरह से जो ये लोग प्रपंची लोग हैं जो कि देश की विधा को खराब कर रहे हैं, देश की परंपरा को खराब कर रहे हैं। तो एक तो वहां आपने देखा कि 28 देश के दिग्गज लोगों ने, हर प्रदेश के और इतने इतने वरिष्ठ लोगों ने एक दूसरे को जिस प्रकार से सम्मान दिया और ये कहा कि हम सब बराबर हैं और समकक्ष हैं, और सब राज्यों की अस्मिता को स्थान दिया। आपने देखा वहां महाराष्ट्र का किस प्रकार से, और आपने एक और चीज राजीव जी देखी होगी, आप तो मुंबई में थे, जिस होटल में यह कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद, खत्म होने के बाद उस होटल के सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए, उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने वहां नारा लगाया, इंडिया की जय हो और जय महाराष्ट्र। जबकि यह आज की तारीख में, आज के तारीख में राजीव जी असंभव है, लोग सोच नहीं सकते कि राज्य में भी सत्ता उनकी है और केंद्रीय स्तर में भी सत्ता उनकी है। खुलेआम वहां के कार्यकर्ता कैमरे के सामने उद्धव ठाकरे के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और जय नारा लगा रहे हैं। तो ये मतलब यह है कि महाराष्ट्र की हवा तो पता चल गई। अब देखिए, तीसरी चीज आप देखिए, जो एक प्रकार से तेजस्वी यादव का, लालू जी का, मीसा भारती का जो पूरा पारिवारिक परिवेश दिखाई पड़ा, इससे पता चलता है कि यह कोई केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है, यह पारिवारिक गठबंधन है। और इस पारिवारिक गठबंधन से इन लोगों ने अपने पारिवारिक संबंधों को इतना ज्यादा प्रगाढ़ कर लिया है। जिस प्रकार से लालू जी से उन्होंने पूछा, जैसे अपने बुजुर्गों से हम पूछते हैं, मैं आज कामना करता हूं अगर मेरे पिताजी जीवित होते और जब वो मुझे डांटते और जब मुझे कहते तो मुझे कितना सुख प्राप्त होता था। अब मैं खैर आज की तारीख में उस सुख से वंचित हूं, लेकिन ये जो एक प्रथा उन्होंने कायम की है, तेजस्वी और राहुल के सामने पूछ रहे हैं वो लालू जी से, और ये पूछ रहे हैं किस प्रकार से ये जो विद्वेष है ये बढ़ता है। और बहुत अच्छा जवाब राहुल ने खुद दिया, जिसको लालू जी ने पुष्टि की, जिससे जब आर्थिक स्थिति खराब होती है धार्मिक विद्वेष बढ़ता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और एक राजीव जी और आपको बताऊं, जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है, अगस्त का महीना एक प्रकार से वर्षा रहित रहा है, वर्षा नहीं हुई अगस्त के महीने में, और जो सितंबर में फोरकास्ट है उसके हिसाब से
ड्रॉट का ईयर है ये, अकाल का वर्ष है ये। और अकाल के वर्ष में आपने देखा कि साउथ इंडिया के अंदर, विदर्भ के अंदर पानी बिल्कुल विहीन हो गया है, और वहां पे जो पीने का पानी है और जो पशुओं के लिए पानी है उसकी कमी अभी से पड़ रही है, और गर्मी इतनी भीषण है। वास्तविकता में आज की तारीख में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सारी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़कर जो हमारे किसान जिनकी फसल सूख रही है, फसलों में दीमक लग रही है, राजीव जी, जी पानी ना होने की वजह से फसलों में दीमक लग रही है। ये ऐसा समय है जिस समय में ये जो सत्ता पक्ष है इसको ध्यान ये रखना चाहिए किस प्रकार की हमारी जो अनाज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी, और जो इस समय बातें हो रही हैं वो बिल्कुल अडानी में सारी चीजें केंद्रित हो गई हैं, जिस प्रकार से देश की धन संपदा लुट रही है उस पर केंद्रित हो गई हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जो राहुल जी जिस प्रकार से बिल्कुल इज्जत पूर्वक लालू जी के पास गए और गले मिले, और जिस प्रेम पूर्वक लालू जी ने उन्हें गले लगाया और उनका मार्गदर्शन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये लगा कि पुरानी पीढ़ी को जिस प्रकार का सम्मान युवा पीढ़ी को देना चाहिए वो दिखा, और एक अच्छा जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसका दर्शन हुआ। मुझे बहुत जी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना और साथ साथ उनसे कुछ गुण सीखना, ऐसे गुणों को सीखना जिसमें आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपके लिए वो फायदेमंद हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी यही बता रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने के, मटन बनाने की रेसिपी हो या वो सियासी रेसिपी हो, और जो सवाल कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी। लेकिन इससे इतर थोड़ा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, राहुल गांधी का ये वीडियो अभी अभी आया, इसलिए इस वीडियो पे थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं। और 2 दिनों से हम लोग मुंबई में थे, और मुंबई में जो कुछ हुआ है, और इंडिया का फॉर्मूला बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगा जो हम लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं इस पर भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब आगे जो नीतीश कुमार कह रहे हैं पटना पहुंचने के बाद कि अक्टूबर महीने से हम लगातार, और ये नीतीश कुमार ही नहीं, हम लोगों ने वहां भी सुना कि अब पूरे जनसंपर्क अभियान ये इंडिया गठबंधन जो है वो करने जा रहा है। उससे पहले दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी इसी महीने के आखिर में, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी के इस वीडियो। राजीव जी, इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे आपके जीवन में नहीं है। तो ये एक वीडियो दिखाता है कि यादव तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मीशा यादव, एक दो राजनीतिक परिवार जब मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही मिलते हैं जैसे हम लोग मेरे घर या मैं आपके घर आऊं। तो एक जो सामान्य और ये भारतीय संस्कृति को आप तुलना कीजिए जरा, अच्छी बात नहीं होगी लेकिन फिर भी तुलना करनी चाहिए क्योंकि हम लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं। जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को देखिए और उनके हालात को देखिए आप, किस तरीके से दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए गए हैं वो, और किस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर कभी अगर आमना सामना होता है तो मोदी जी, अमित शाह उनसे कैसा बर्ताव, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। और एक आप तुलना कीजिए राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात की, तो आपको दिखाई देगा, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भारतीय संस्कृति के करीब कौन है। तो ये एक बड़ा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अंतर की एक मानवीय रिश्ता जो है वो क्या हो सकता है। उस मानवीय रिश्ते में एक दूसरे की समझ भी है कि पिछली पीढ़ी से क्या मिलना चाहिए। और आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने उनको क्या बताया, उनको कोई ऐसा गुर नहीं दिया कि तुम ऐसा भाषण दे दो या ऐसी एक्टिंग कर दो या ऐसे जुमले फेंक दो। उन्होंने कहा कि जो आपके परिवार के संस्कार हैं उनको फॉलो कीजिए। तेजस्वी यादव कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो भारत का इतिहास है उसको जीवित रखने की बात है। मैं मान के चलूं कि चलो ठीक है कि कैमरा लगा है तो थोड़ा संभल के बोल रहे होंगे,
लेकिन सामान्य तौर पे यही अगर आप कैमरा कहीं और भी लगा दें, मुझको याद आ रहा है कि बीजेपी के एक दिल्ली के नेता जो कि गीत का गाना वगैरह भी गाते हैं भोजपुरी में, उनके भी एक ऐसे ही खाने वाने का मामला चल रहा था और उनके ऊपर भी कैमरा लगा हुआ था और वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि देखो कैसा राष्ट्रवाद का हम लोगों ने घुट्टी पिला दी लोगों को। जी बिल्कुल। तो ये फर्क जो है संस्कृति का, कल्चर का, बीजेपी और गैर बीजेपी पार्टियों में हमको दिखाई देता है। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, तो चर्चा पूरी सुनिए। कि हर वक्त सत्ता की ललक, समाज से कोई सरोकार नहीं, आर्थिक नीति से कोई सरोकार नहीं। और एक बात में राहुल गांधी की जो बात है उससे मैं सहमत हूं और ये स्टडीज कहती हैं कि जब भी देश में आर्थिक बदहाली होगी तो लोगों के नैतिक मूल्यों में गिरावट होती है। जी। आर्थिक खुशहाली होती है तो लोग कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मिलनसार होते हैं, एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये तमाम सारी जो सामाजिक अध्ययन की स्टडीज है वो ये कहती हैं। और अब आप देखिए कि ये अध्ययन ऐसा नहीं कि राहुल गांधी केवल जानते हैं, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। इस अध्ययन को मोदी साहब भी जानते, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने रोजगार पैदा करने का, उद्यम पैदा करने का बहुत प्रयास नहीं किया। इसलिए वो पकौड़ा बेचने को रोजगार मानते हैं। इसलिए वो 80 करोड़ लोगों को आश्रित रखना चाहते हैं सरकार के अनाज और जरूरी सामान पर। तो ये क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लोग ज्यादा खुशहाल होंगे, तो अगर खुशहाल होगा, रोजगार होगा, तो नू कौन करेगा? जी। खुशहाल होगा तो ये जंतर मंतर पे जेनोसाइड की कॉल कौन देगा? खुशहाल लोग जो है वो तलवारें लेके जुलूस में क्यों जाएंगे? कहाँ फुर्सत है किसके पास? बिल्कुल। तो इसलिए ये वीडियो तमाम सारी ऐसी जो राजनीतिक और सामाजिक बारीकियां हैं उसकी तरफ इशारा करता है। हालांकि बहुत ही सामान्य एक जो शिष्टाचार का वीडियो है ये, लेकिन फिर भी उसमें से राजनीतिक संदेश तो ये निकलता है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आना चाहता हूं सीधा गर्ग साहब आपके पास, लेकिन एक बार फिर से उन साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं, ये जो सियासी रेसिपी वाली बात जो चल रही है इसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कैसे पूछ रहे हैं राहुल गांधी, और इसको फिर इंडिया गठबंधन के तरफ फिर चलेंगे। पहले इस पर एक प्रतिक्रिया लूंगा गर्ग साहब के से। और इस वीडियो पे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उसी शाम राहुल गांधी पहुंचे थे दिल्ली में, मीसा भारती के घर पर ठहरे हैं लालू प्रसाद यादव, वो ठहरे हुए थे। वहां जाकर के चंपारण मटन या बिहार के मटन की या लालू प्रसाद जी के अंदाज वाले मटन की रेसिपी सीख रहे हैं। बनाने के बाद बैठकर जब चर्चा होती है तो सियासत की चर्चा होती है और राहुल गांधी बहुत ही सलीके से और भोलेपन के साथ पूछते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए सियासत में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या राय आपकी है? पहले सुन लीजिए जो साथी बाद में जुड़े हैं और फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है। हाँ। और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी। जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट देख क्रिएट, अभी मेवात में जो हुआ या गुड़गांव में हुआ, सब चीजें बंद है, सबका नुकसान हो रहा है, स्कूलें बंद है, हर चीज बंद है। नाउ दे आर। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इतने साल आपने राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो
नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता दादा दादी ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें। जो देश की खूबसूरती, जो डाइवर्सिटी है, ये तो सबसे मोहब्बत की दुकान खोले। हाँ, तो गर्ग साहब, यहाँ पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात एक तरफ जहाँ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आपके माता पिता, आपके दादा परदादा, उन लोगों ने जो बातें सिखाई हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और एक पॉलिटिक्स की बात यहाँ, इसको किस रूप में आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? पहली आपकी प्रतिक्रिया इस पर। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। लालू जी ने 1973 में राजनीति शुरू की थी और 73 के 74 मान लें, और 74 में मैं बिहार पहुंच गया था, और तब मैंने जयप्रकाश जी के साथ काम शुरू कर दिया था बिहार में, और साल भर वहीं रहा मैं। तो मैंने लालू जी को तब वहां से देखा है 1974 से। लालू जी को पिछले 50 सालों से मैं देख रहा हूं राजनीति में, बिहार से देख रहा हूं। एक समझने की बात है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। मैं चंपारण मटन में नहीं जा रहा हूं जी। मैं लालू जी और राहुल गांधी की केमिस्ट्री के बीच में जा रहा हूं। वो केमिस्ट्री क्या है? जितनी राहुल गांधी की उम्र है उतना लालू प्रसाद यादव की राजनीति है। 1970 का जन्म है राहुल गांधी का, सॉरी मेरे ख्याल से, हाँ 70 का जन्म है, इसका जन्म है लालू प्रसाद यादव का। तो 50 साल की राजनीति जो है लालू प्रसाद यादव की, और इनका बॉन्ड क्यों होना चाहिए, ये समझने की जरूरत है देश की राजनीति को, क्योंकि ये जो सत्ता है वो लोगों से डरती है इस समय सबसे ज्यादा। एक राहुल गांधी और दूसरे लालू प्रसाद यादव, कोई कारण नहीं है कि वो अदालत से फिर कहें कि लालू यादव की तबीयत ठीक है, उनकी बेल रद्द कर देनी चाहिए, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमको एक देखना चाहिए कि 1974 में लालू यादव क्या कर रहे थे जी। 1974 में लालू यादव इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी को सत्ता में हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जुड़े थे। ये उनकी शुरुआत थी। राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी को हटाने में लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से पूछ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए केमिस्ट्री के बाद देखिए जरा, ये अद्भुत संयोग है राजनीति का कि जिस आदमी ने, जो आदमी बिहार के छात्रों का नेता रहा और बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने में, जयप्रकाश नारायण के हाथ मजबूत करने में जिसकी भूमिका रही, वो उसके साथ लालू यादव के साथ बैठकर राहुल गांधी
नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की गुर सीख रहे हैं। ये एक ईमानदारी की पराकाष्ठा है, राजनीति में ईमानदारी की पराकाष्ठा। इसका दूसरा पक्ष ये देखिए कि 23 सितंबर 1990 को, मतलब 23 सितंबर अब पहुंच रहा है बहुत जल्दी, 22 सितंबर तक संसद है और फिर उसका अगला दिन 23 सितंबर है। और लालू यादव और राहुल गांधी के सामने एक बार फिर वो मौका आने वाला है कि नरेंद्र मोदी के रथ को कैसे रोका जाए। 23 सितंबर 1990 को आडवाणी की राम रथ यात्रा के दौरान एल के आडवाणी को उन्होंने गिरफ्तार किया था समस्तीपुर में, मुख्यमंत्री थे। ये एक बड़ा साहस का काम था जो हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता विपक्ष का नहीं कर पाया, कि उसने हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक को उस समय समस्तीपुर में रोक लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू यादव इस समय प्रतीक हैं और राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत हैं। वो इसलिए ताकत हैं कि वो उन्होंने एक जो मिसाल पैदा की, लालू यादव ने, मतलब हमेशा लड़ने की जो मिसाल पैदा की, उनके परिवार ने जो लड़ने की मिसाल पैदा की, वो चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े हों या बीजेपी के खिलाफ लड़े हों। और तीसरी बात यह कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कभी समझौता नहीं किया लालू यादव। मतलब नीतीश कुमार के बारे में आप कह सकते हैं। और चौथी और अंतिम बात, मतलब जो राजनीति के विद्यार्थी हैं उनके समझने के लिए, कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, मैं 50 नाम गिना सकता हूं उस जमाने के, क्योंकि मैं काफी रहा हूं, जिन लोगों ने उस समय राजनीति की शुरुआत की थी 74-73 में, आज वो कहां है और लालू यादव का स्टेचर कहां है? वो कैसे यात्रा में सब लोग पीछे छूट गए और लालू यादव आज तक बने हुए हैं, इंडिस्पेंसिबल हो गए। तो मैं ये जो कॉम्बिनेशन है, क्यों राहुल गांधी नीतीश कुमार के बजाय राहुल गांधी को, लालू यादव को क्यों इतना मानते हैं और क्यों इतनी इज्जत देते हैं, हमको उसकी राजनीति और उसके जो लालू यादव के जो डेडिकेशन है पूरे के पूरे कॉज के प्रति, उसको समझना होगा और उस परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीति का विश्लेषण करना होगा और इंडिया के मिशन को देखना होगा कि ये जो बॉम्बे में हुआ है उसको आगे ले जाने में राहुल गांधी की, लालू प्रसाद यादव की भूमिका और राहुल गांधी के साथ उनका कॉम्बिनेशन, मतलब एक मॉरल सपोर्ट लालू यादव का कितना जरूरी है राहुल गांधी के लिए, इस चीज को आप समझ सकते हैं। ये जो आपने वीडियो दिखाया, मैं उसका जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, या जो मैं खुद अपने अतीत में चला गया 50 साल पुराने, कि कहां 74 में हम लोग देखते थे लालू यादव को लाठियां खाते हुए, जुलूस में पैदल चलते हुए, दुबले पत्ते थे लालू यादव उस जमाने में, और कहां आज की राजनीति में हम चीजों को बदलता हुआ देख रहे हैं। मैं अभी इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीति भी क्या, यहाँ पर राजनीतिक गुण जो है वो सीख रहे हैं लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। अभी आप 2-3 भाषण सुनिए लालू प्रसाद यादव का। पटना की बैठक होती है, पटना की बैठक में लालू जी कहते हैं राहुल गांधी से कि अब शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ। बेंगलुरु में जो बैठक होती है उस बैठक में लालू प्रसाद यादव नहीं, उस मीटिंग में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहते हैं, इसलिए क्योंकि जल्दी इन लोगों को लौटना था।
लेकिन ये जो तीसरी बैठक होती है मुंबई में, उस बैठक में लालू प्रसाद यादव भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने, और वहां भी राहुल गांधी को लेकर के बहुत उत्साहजनक ढंग से अपनी बात रखते हैं और चंद्रलोक और सूर्यलोक की बात करते हैं। इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उनकी टिप्पणी थी, और सूरज और चांद की बात इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर अभी इसरो ने अपना उपग्रह भेजा था, आपने देखा, तो सैटेलाइट जो भेजा उस हिसाब से भी। तो खैर, लेकिन राहुल गांधी उनके सेंटर पॉइंट में हैं। यहां मैं बताना यह चाह रहा था कि लालू प्रसाद यादव के सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी जाते हैं और सियासी रेसिपी सीख रहे हैं। आज इस वीडियो को जब जारी किया है राहुल गांधी ने, तो यही नाम भी दिया है, सियासी रेसिपी, इस वीडियो का नाम। तो इसलिए हम भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, सियासी रेसिपी की। लेकिन यहां से जो आगे की राजनीति बढ़ती है, अब वो जरा समझते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, जो वीडियो अभी राहुल गांधी ने लॉन्च किया है, अपना ही वीडियो। अलग तरीके से अलग अलग वीडियो उनका सप्ताह 10 दिन में आ ही जाता है। जरा इस वीडियो पे आपकी पहली प्रतिक्रिया, और उसके बाद फिर सीधे मुंबई की बात हम करेंगे, और मुंबई में जो इंडिया गठबंधन और फॉर्मूले की बात जरा अब आगे करते हैं। उस फॉर्मूले की बात, जिस फॉर्मूले के तहत अब इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की चुनौती दे रहा है। लेकिन पहले राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। शुक्रिया राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। हाँ, पहली बात तो ये कि मैं एक बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी अब कहानियों में आने लगे, और जब कोई भी राजनीतिक नेता लोगों के बीच कहानी बनने लगता है, किस्सा बनने है, लोगों की जुबान पे आ जाता है, तो वो पूरे देश में अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है। ये उसका पैमाना है। राहुल गांधी जो भी वीडियो ट्वीट करते हैं आजकल, चाहे वो रामेश्वर का वीडियो हो या उन महिलाओं का वीडियो हो जो हरियाणा की किसान महिलाएं थी, या आज लालू जी का वीडियो, इसकी चर्चा चारों तरफ होती है, इन तमाम वीडियो की। और आज जो वीडियो आया है, इसकी कई समानताएं मैं देखता हूं। एक तो लालू प्रसाद यादव का परिवार और राहुल गांधी का परिवार, दो ऐसे परिवार हैं जिनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव तो जेल भी गए, राहुल गांधी को ईडी से लेकर के और संसद की सदस्यता जाने, उनके घर छीने जाने, ये तमाम प्रताड़नाएं दोनों लोगों के साथ हुई, दोनों परिवारों के साथ। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव बिहार में ठीक वैसे ही राजनीति करते आए हैं जैसे कभी उत्तर प्रदेश में कांशीराम साहब ने की थी। और लालू प्रसाद यादव थोड़ा अलग है उत्तर भारत के उन राजनेताओं से कि जिन्होंने सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं की, बल्कि जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेकुलरिज्म है, उस पर भी लगातार प्रतिबद्धता बनाए रखी। अन्यथा आप अगर मुलायम सिंह को याद करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद भी दे चुके हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसे व्यक्ति हैं कि जो दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, पसमानदा मुसलमानों को आवाज देते हैं, और साथ ही साथ वे धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जाने वाले लोगों में है। एक तीसरी बात वो ये कि लालू प्रसाद यादव का जो अनुभव है, उस अनुभव के बारे में राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं, इससे राहुल गांधी की अपनी उदारता, उनकी नैतिकता और उनका जो व्यक्तित्व है वो सामने आता है। एक राहुल गांधी है जो भारत की राजनीति में और खास करके पिछड़ों और वंचितों के समाज की आवाज बनने वाले उन नेताओं से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हैं। और दूसरी तरफ वो राजनीति है जो अपने गुरु तुल्य लोगों को, गुरुओं को राजनीति से बेदखल करते हैं। उनको सीखने के बाद उनको डस्टबिन में उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन राहुल गांधी बराबर सम्मान उनका करते हैं। और मैं ज्यादा जोर इस बात पर दे रहा हूं कि उन लोगों का ज्यादा सम्मान देते हैं जिन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बन करके इस देश के लोकतंत्र का विस्तार किया। इसलिए इस संवाद की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है।
क्योंकि आने वाले दौर की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म, इन दोनों मूल्यों पर ही आधारित है और उसको बचाने की लड़ाई है। पूरी संविधान को बचाने की लड़ाई दरअसल इन दो प्रमुख मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। और ऐसे में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की जो मुलाकात है वो इन दोनों मूल्यों को लेकर के आश्वस्ति जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कार से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ अपनी बात रख रहे थे। अब सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी की राजनीति को? यहां बहुत कुछ है, जो चाशनी है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग फ्लेवर में दिखाई दे रही है सियासी, और उसमें अब रेसिपी लालू प्रसाद यादव की। राजीव जी, देखिए भारत की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादियों के रिश्ते बड़े मजेदार रहे हैं। आप याद कीजिए कि जिस समय भारत आजाद हुआ और नेहरू की जो लोकप्रियता और उनकी ताकत जब पराकाष्ठा पर थी, उस समय जो आज के जो हिंदुत्व कही जाने वाली जो पार्टियां या शक्तियां हैं, वो चाहे जनसंघ हो या साम्यवादी, इनसे भी कहीं ज्यादा कड़ा विरोध अगर कहीं नेहरू को मिला करता था तो वो समाजवादियों की ओर से ही मिला करता था। एक से एक बढ़कर प्रखर जो सांसद थे वो समाजवादी ही थे। और मुझे एक किस्सा से याद आता है कि मतलब जो राजनीति के अंदर का जो पर्सनल टच है, हमको पता है कि राम मनोहर लोहिया जो थे वो नेहरू के कट्टर विरोधी थे, कांग्रेस विरोधी विचारधारा के एक तरह से प्रवर्तक थे। एक बार वो अकेले रहा करते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो एक बार उनके यार दोस्त मजाक उड़ा रहे थे कि यार हम सब तो बुढ़ापे में अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे, तुम किसके साथ रहोगे? तो थोड़ी देर के बाद राम मनोहर लोहिया ने कहा, मुझे जब तक नेहरू है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी सबसे अच्छी देखरेख अगर कोई कर सकता है तो जवाहरलाल नेहरू ही करेगा। तो ये जो रिश्ता है, और उसके अलावा नेहरू जी जो है वो स्वयं जो है यूरोपीय समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। अगर शायद वो महात्मा गांधी के संपर्क में नहीं आते तो शायद वो इसी खेमे में होते, समाजवादियों के ही खेमे में होते। ऐसा एक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समाजवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो। और महात्मा गांधी ने उनके बारे में यहां तक लिखा था, और उनके प्रधानमंत्री बनने के कम से कम 9 साल 10 साल पहले लिखा था कि नेहरू है चरमपंथी, लेकिन वो ऐसा भी कट्टर नहीं है कि वो चीजों को टूट कर बिखेर जाने दे, वो संभाल लेता है हर चीजों को। तो इन लोगों के जो रिश्ते हैं बहुत मजेदार हैं। आप याद कीजिए, ये जो पर्सनल टच की बात होती है, जिस समय भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उस समय शरद यादव का भी निधन हुआ था। सब कुछ छोड़ के राहुल गांधी जो है शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उनको कहा था कि शरद यादव जो है वो मेरे एक तरह से गुरु रहे हैं। तो देखिए कितना मजेदार ये है और कितने अच्छी चीजें हैं। एक चीज और मैं बताऊं आपको, हालांकि मैं उसको अभी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन शायद कुछ यहाँ पे पैनलिस्ट को जानते हो तो बता सकते हैं कि जिस समय 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के बाद शायद इंदिरा गांधी से मिलने वालों में सबसे पहले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण खुद थे, और शायद उनके बंगले पर गए थे और उन्होंने पूछा था कि अब तुम क्या करोगे बेटी? तो तुम इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो नेहरू जी की पापू की जो लिखी किताबें हैं उनके रॉयल्टी से मेरा काम चल जाएगा। तो ये एक तरह से जो व्यक्तिगत संबंध है तमाम तरह की विचारधाराओं के विरोध के बावजूद, ये हमको हमारे देश में समाजवादियों और कांग्रेसियों के बीच ही दिखती है। आपको ऐसी कोई पर्सनल टच वाली कहानियां कम्युनिस्टों की नहीं दिखेंगी और आरएसएस और बीजेपी वालों की तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके ज्यादातर के परिवार हैं कहाँ, क्या है, ये हमें नहीं पता। तो एक तरह से ये जो पारिवारिक मित्रता और एक जो पर्सनल टच है, ये इस भारत जोड़ो यात्रा में और बड़ा उभर कर आया है। आप याद कीजिए कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी जो है उनके घर में सारी किसान महिलाएं खाना खाने गई। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो है वो एक तरह से अब जो फ्लोट हो रही हैं और जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के जरिए, वो भी राहुल गांधी की और इन नेताओं की लोकप्रियता को बढ़ाने में बहुत मददगार कर रही है। तो ये जो रेसिपी है, इनमें से यही दो तत्व ऐसे हैं, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों भी उन्होंने समझौता नहीं किया। और समाजवादियों में से बहुत सारे लोग भी चले गए। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस जैसा व्यक्ति भी चला गया और वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लाइजनिंग का काम करता रहा, ऐसा प्रखर समाजवादी, लेकिन लालू प्रसाद कभी नहीं गए। तो ये सबसे बड़ी ताकत है। यही लोग जो है एक तरह से फ्यूल का काम कर रहे हैं इस 26-28 जो इंडिया के जो घटक दल हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो रेसिपी है, चंपारण वाली जो रेसिपी है, मटन की रेसिपी है, वो निश्चित रूप से वो एक पॉलिटिकल रेसिपी के रूप में, हालांकि पहले मुझे आश्चर्य हुआ था कि इस वीडियो को किस तरीके से उन्होंने रेसिपी का नाम दिया पॉलिटिकल रेसिपी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रेसिपी जो है
ये खाने पीने तक सीमित नहीं है, ये वाकई एक पॉलिटिकल रेसिपी है और ये रेसिपी बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। है, निश्चित रूप से पूरे भारत को पसंद आएगी, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, ये रेसिपी पसंद आएगी, पूरे भारत को बिल्कुल पसंद आ रही है, इसलिए तो हम भी चर्चा कर रहे हैं इस रेसिपी पे और इस वीडियो पे। लेकिन यहाँ से फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे आप देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल रेसिपी को, और उसके साथ साथ जरा इसका तार जोड़ने की कोशिश कीजिए इंडिया गठबंधन से। राजीव जी, असल में ये परिवारवाद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परिवारवाद के खिलाफ झंडा उठा रहे हैं। दरअसल ये परिवारवाद जो ये भारत की आत्मा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की आत्मा पर चोट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते ही नहीं है कि परिवार की परिभाषा क्या है। चूंकि वो संघ परिवार से आते हैं तो उनके लिए परिवार का मतलब संघ परिवार होता है। उसमें विश्व हिंदू परिषद होता है, उसमें बजरंग दल होता है, उसमें आरएसएस होता है, वनवासी कल्याण आश्रम होता है, लेकिन उसमें कहीं परिवार नहीं होता है। वो उसमें जो है वो संघ परिवार होता है। तो कुल मिलाकर के मुझको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री लगातार इसी परिवारवाद पे जो है हमला करते हैं कि परिवार किस तरीके से एकजुट होता है। इंडिया जिस तरीके से बना है राजीव जी, वो भी इसी परिवारवाद का ही उदाहरण है। अल्लाह प्रधानमंत्री का कि उन्होंने सारे परिवार को एकजुट कर दिया और सारा परिवार जो है परिवारवादियों की तरीके से एकजुट हो गया है। दरअसल परिवार राजीव जी हमारे समाज तो पूर्ण संस्था है और जो लोग भी परिवारवाद के ऊपर हमला करते हैं वो इस परिवार नाम की संस्था को तोड़ना चाहते हैं, यानी वो इस समाज की जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था है उसको तोड़ना चाहते हैं और खास तौर से समाज के दुश्मन है जो इस परिवारवाद के ऊपर हमला करना चाहते हैं। मुझको ऐसा लगता है। अब प्रधानमंत्री किस परिवारवाद के ऊपर हमला करते हैं पता नहीं, क्या है कि क्या नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी ये जो असली मटन बनाने की रेसिपी है, ये तो सिर्फ कहा जा सकता है कि एक तरीके से कहा जाए कि ये प्रकट करने का एक तरीका है। क्या चीज हो रही है, क्या है, उसके बाहर जो बातें हो रही हैं, यानी कि जो जब मिलकर के बैठ रहे हैं और शुद्ध व्यक्तिगत कार्यक्रम में है तो उससे में भी देश की चिंता जो है वो किस तरीके से की जा सकती है, इसका उदाहरण सबके सामने आया है इस वीडियो के जरिए कुल मिलाकर के। तो मुझको लगता है राजीव जी कि इस देश को बचाने के लिए जो है और इस देश में परिवार को बचाने के लिए, इस देश में सामाजिक व्यवस्था जो है उसको बचाने के लिए ऐसे परिवारवाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के परिवारवाद के खिलाफ जो अभियान है उसमें कतई शामिल नहीं होना है, क्योंकि इस देश को जो है इसी तरीके का परिवारवाद जो बचा सकता है जहां सब मिल बैठ करके खाएं, सब मिल बैठ करके पकाएं और साझा रसोई जो है वो हो। पहले हम लोगों क्या तो साझा रसोई हुआ करती थी, साझा परिवार हुआ करते थे। धीरे धीरे परिवार जो है वो छोटे होना शुरू हुए, एकल परिवार होना शुरू हुए और उसी तरीके से समाज में विघटन की परिस्थितियां भी पैदा होना शुरू हो गई। तो ये जो परिवारवाद पे हमला करने वाले लोग हैं असल में ये परिवार को जानते ही नहीं है परिवार होता है क्या राजीव। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इनकी समस्या यही है और ये इसीलिए जो परिवारवाद चिल्ला करके हमला करते हैं। तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि पुनः विचार करना चाहिए और परिवार क्या होता है ये मुझे लगता है ठीक से किसी पारिवारिक वातावरण में रह करके अब सीख लेना चाहिए। हालांकि उम्र उनकी अब काफी ज्यादा हो गई है, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाले हैं, लेकिन सीखने की उम्र जो कभी समाप्त नहीं होती है, सीखा कभी भी जा सकता है। तो सीखना चाहिए परिवार होता क्या है और किस तरीके से परिवार को एकजुट रखा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो थे वो इस बार 15 अगस्त को जब बोले लाल किले से तो परिवारीजन तो कर रहे थे। अब पता नहीं वो किस परिवारीजन की बात कर रहे थे राजीव जी, तो वो प्रधानमंत्री जान सकते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी का जो परिवारवाद और लालू प्रसाद यादव का जो परिवारवाद इस चंपारण मटन के जरिए दिख रहा है, ये काफी एक अच्छा शुभ संकेत इस देश की राजनीति के लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बातें शुरुआत से ही, जैसे ही पटना की बैठक होती है उस बैठक के बाद हम देखते हैं कि गठबंधन पर हमला की शुरुआत हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से भी। आज एक खबर और भी आप लोगों ने देखी होगी कि मोहन भागवत ने कहा है कि हम लोगों को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। अपने देश के संबोधन में भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जरा भारत शब्द के प्रयोग और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारजनों कहने लगे, मेरे प्यारे देशवासियों से, मित्रों से निकल करके, और इधर तीसरी तरफ आंखें कि इंडिया को घमंडिया भी कहने लगे। क्विट इंडिया के साथ 3-4 शब्दों को जोड़ा गया जिसमें तुष्टीकरण भी है, जिसमें परिवारवाद भी है और जिसमें भ्रष्टाचार भी है, तमाम बातें आई। जरा आपसे समझूं
कि कितना परेशान करता हुआ इंडिया अब मुंबई की बैठक के बाद दिखाई दे रहा है, और इसमें राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव या और भी तमाम दूसरे नेता, क्योंकि कल कुछ तस्वीरें ऐसी भी थीं जहां शरद पवार और राहुल गांधी एक साथ बहुत अच्छे ढंग से मिलते हुए नजर आए। कुछ एक तस्वीरें अलग अलग नेताओं के साथ राहुल गांधी की, और दो बातें वहां हम लोगों ने जो देखी, एक ये कि जब संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कह रहे थे हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत ये बात कह रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के। और दूसरी बात, राहुल गांधी को स्पेशल वहां हमने देखा कि एक अटेंशन उनके ऊपर तमाम नेताओं का था। जरा बताइए कि क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, क्या कुछ हो सकता है? देखिए राजीव जी, अभी तक हम लोगों ने देखा रेसिपी कैसे बनती है और खाना कैसे बनता है। अब उसका स्वाद कैसे आना है और कैसे वो स्वादिष्ट है या नहीं है, इसका दर्शन अगर आपकी टीम दिखा पाए। जो रायपुर में राहुल गांधी ने मीटिंग एड्रेस की है, जरा उसकी क्राउड को दिखाइए, उसकी जनता को दिखाइए, और आप ये देखिए कि उस मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है। माने पूरा मैदान जो है लबालब भरा हुआ है, हजारों लाखों लोग हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए जो राजस्थान के अंदर अमित शाह जी की मीटिंग हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने खड़े होके कुर्सियों के ऊपर खड़े होके नारे लगाए हैं, और अमित शाह को कहना पड़ा कि ये अशोक गहलोत। बाद में पता चला कि वो अशोक गहलोत के लोग नहीं थे, बल्कि वो उन्हीं के राजस्थान की एक बड़ी नेत्री के लोग थे। तो देखिए ये जो पक रहा है, ये अंत में जैसे लोग कहते हैं ना कि जो कई बार होता है कि स्वामी बड़ी अतिशयोक्ति करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 100-150 सीट कैसे मिलेगी, बड़ी कांटे की टक्कर है। अगर केवल रायपुर की मीटिंग को आप दिखा दें और राजस्थान के अंदर अमित शाह जी की मीटिंग को आप दिखा दें और दोनों में क्राउड को दिखा दें, और वो क्राउड है जो कि स्वतः स्फूर्त क्राउड है, दूसरे स्टेट से लाया हुआ क्राउड नहीं है। और वहां पे जिस प्रकार के मंच पे बैठे लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, आप ये देखिए, आप तो मुंबई में थे, मुंबई में जो लोग वहां बैठे थे डायस के अंदर, उनके आपस के तारतम्य को देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके चेहरे के भाव को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये जो एक अलायंस बना है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से पारिवारिक संबंधों के आधार पे ये अलायंस बना है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि नेता जो है वो खुद अपने को इतना बड़ा दिखाता है कि उसके समकक्ष को याद भी नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना, जैसे शिवाजी की सेना हुआ करती थी महाराष्ट्र के अंदर, जो छत्रपति की सेना होती थी छोटी होती थी लेकिन संगठित होती थी, एक डायरेक्शन में चलती थी और उसको पता था कि कहां पे किस प्रकार से करना होता है। यही राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की रणनीति होती थी। आज के तारीख में जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस अलायंस की, ये एक प्रकार का इस प्रकार का समन्वयन है जिसमें बहुत सारी मल्टी फैसेट जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के लेवल पे चल रही हैं। और गोदी मीडिया के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, फलाना गुस्सा हो गया, फलाना नाराज हो गया, आपस के अंदर कंट्रडिक्शंस होंगे। मैं आपको बताता हूं, सीटों का बंटवारा अंदर अंदर इन लोगों ने तय कर लिया है, इनका ये तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन इसको अभी ये इसलिए जग जाहिर नहीं करेंगे जिससे एनडीए उनको फायदा उठाकर और बाकी चीजों का उपयोग न करे। सही समय पर वो निर्णय होगा। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, जो कमिटीज भी बनी है, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल ये एक प्रकार का ऐसा गठबंधन बनाया है जिसमें हर दल को, हर क्षेत्र की अस्मिता को उन्होंने स्थान दिया है, जिससे जो आइडिया ऑफ इंडिया है और जो इंडिया नाम है, और जो मोहन भागवत जी ने कहा, देखिए वास्तविकता में आप इंडिया कहें या भारत कहें या हिंदुस्तान कहें, लेकिन इसमें मणिपुर की उन महिलाओं को जरूर शामिल करें जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है। और मोहन भागवत वहां गए नहीं है। और जिस प्रकार से प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया जिस आदिवासी पे, अगर वहां पे मोदी जी गए होते, वहां पे बात की होती, मोहन भागवत गए होते, इसका मतलब यह है कि जो पीड़ित है, जिस पे अत्याचार हुआ है,
अगर उससे ये शासन तंत्र जाके संबंध स्थापित नहीं करता और उनके साथ खड़ा होता है जो आतताई है, जो आतंक करते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, इसका माने आप उनके साथ खड़े हैं जो कि शोषण करते हैं, और राहुल गांधी और इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा है जिनका शोषण होता है। बैटल लाइन्स आर डैम क्लियर राजीव जी। लेकिन ये पकवान, खाना पीना, रेसिपी, इसके साथ साथ अगर देखें तो एक रेसिपी जो है, सियासी पकवान पकाने की कोशिश प्रशांत टंडन जी उधर राजस्थान में भी हो रही है, और गौरव गोगोई और वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ इसलिए ये बात यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी अभी बता रहे थे, खासकर अमित शाह के बारे में, कि उनकी बैठक में जो लोग आए थे वो जो वरिष्ठ नेत्री का नाम ले रहे हैं, तो मैं नाम नहीं लिया उन्होंने, मैं नाम ले रहा हूँ कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया के लोग बताए जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमारे साथ गर्ग साहब, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें गर्ग साहब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। कल से लेकर आज तक कई लोग जो हैं, और एक तो गर्ग साहब आपके पास पहले आता हूं, उसकी मतलब थोड़ी व्याकुलता, और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते हम लोग थोड़ा सा ये जरूर सोचना समझना चाहते, ये गाड़ियों का काफिला लेकर के कांग्रेस प्रवेश का मतलब क्या है, ये जरा बताइए। 1200 गाड़ियों के साथ ये प्रवेश कर रहे हैं, इतनी गाड़ियों के साथ ये आ रहे हैं, उतनी गाड़ियों के साथ वो आ रहे हैं, साथ साथ इतने हजार अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं, ये क्या कहती हैं, जरा प्लीज बताइए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप कल्पना कीजिए कि ये जो 1200 गाड़ियों के साथ, और महंगी गाड़ियां हैं सारी, ये सस्ती नहीं है, और किन इलाकों से जा रहे हैं, मतलब कौन सा इलाका है, कोई ग्वालियर चंबल के किन इलाकों से निकल के ये लोग जा रहे हैं भोपाल, तो फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या इनकी संपन्नता के बारे में, इनके मसल पावर के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में हम लोगों को कुछ अंदाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और दूसरा ये कि ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग? क्या वो जो राहुल गांधी की जो जिन चीजों में आस्था है, या जो जिन मूल्यों के लिए वो लड़ रहे हैं, जिन चीजों को लेकर वो सड़कों पर हैं, वो जो मैकेनिक है, या जोमेटो वाला है, या धान रोपने वाला है, या तमाम लोग हैं, क्या ये लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं राजीव जी। ये तमाम लोग जो आ रहे हैं, ये इन लोगों को टिकट चाहिए, देखिए, और ये भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं दे रही है, इसलिए ये कांग्रेस में आ रहे हैं। ये कोई वैचारिक आधार पर आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वो पहले कभी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी कमजोर हो रही है इन लोगों के आने से, पर मैं शायद ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है इन लोगों के आने से। ये थोड़ा सा मेरे मन में संदेह है, जो आपने पूछा कि मैं कैसे देखता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सही है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, और ये एक मैसेज जा रहा है कि देखिए सिंधिया के लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, तो मतलब उसमें से ध्वनि ये निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया कमजोर हो रहे हैं, जो एक मैसेज जा रहा है कि सिंधिया के लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, ये सिंधिया के लोग नहीं है, अब ये जो छोड़ रहे हैं वो बीजेपी छोड़ रहे हैं, और इसलिए छोड़ रहे हैं। जो एक चीज मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रही है, वो ये लड़ रही है कि उनको केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को वो टिकट देना चाहती है, ये आप मानकर चलिए। और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में।
अब अगर ये होता है कि जो बीजेपी छोड़कर लोग आ रहे हैं उन सबको कमलनाथ अगर टिकट देने का प्रॉमिस करते हैं या दे देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये लोग कांग्रेस का कोई फायदा करेंगे या ये तमाम लोग जीत जाएंगे। तो एक जो आपने गाड़ियों की बात कही, ये 1200 गाड़ियां हैं। अभी आप देखिएगा कि चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं और पूरे टिकट भी घोषित नहीं हुए हैं, और जिन लोगों को कहा गया है कि टिकट दे दिए जाएंगे उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। राजीव जी, पूरी चर्चा को, चूंकि अब आपके पास समय नहीं है, एक समेटना चाहिए जी। आपने जो शुरू किया था कि इंडिया गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने बॉम्बे में बीजेपी को हराने का फार्मूला तैयार कर लिया है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बात कही थी। मेरा उसमें थोड़ा सा एडिशन है। वो एडिशन ये है कि बशर्ते लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हों, अगर जो एक कहावत है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो हम लोगों का जो सोच है वो इस बात पर है कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करने वाली किसी सरकार से इंडिया गठबंधन का मुकाबला हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की आपने 36, आप जरा, मैं सबमिशन एक थोड़ा सा आपसे ही सवाल कि आपको कैसे लगता है घर साहब कि लोकसभा का चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप कह रहे हैं यही बात कहने जा रहे हैं, कैसे लगता है? और हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर भी रहे थे, शायद पिछले हफ्ते जब हम लोग आप और हम सब बैठे थे, तो शायद समय से पहले चुनाव की बात भी, चर्चा भी चल रही है, तो उस हिसाब से भी। और दोस्तों, हम अब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। जी प्लीज गर साहब। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं और बम्बई का जो पूरा मामला था वो लोक था, और केंद्र से इस सरकार को अपदस्थ करने की बात का पूरा स्ट्रेटेजी की बात ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी। हमको जो आपका सवाल है उसको ये सोचकर बात करना पड़ेगी कि ये सरकार स्पेशल सेशन क्यों बुला रही है। मतलब इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा राजीव जी। जो मैंने कहा है उसका जवाब आपसे पूछूंगा मैं कि 5 दिन के स्पेशल सेशन को का मंतव्य क्या हो सकता है। ये लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका दोनों इमारतों के बीच में फोटो खिंचवाकर फोटो सेशन करने की जो पहल की जा रही है ग्रुप फोटोज की, वो क्या बताता है? आपको क्यों नहीं लगता है कि लोकसभा के चुनाव पहले नहीं करवाए जा सकते? कई कारणों से नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल भी। और आपको क्यों नहीं लगता एक साथ भी नहीं करवाए जा सकते? समय नहीं है। आप क्या मानते हैं कि 3 महीने में चुनाव तो किसी तानाशाही हुकूमत में ही करवाए जा सकते हैं, जहां आप रूस और चीन जैसी हुकूमतों में या उत्तर कोरिया में आप इतने बड़े 140 करोड़ के देश में जहां इतनी चुनी हुई विधानसभाएं हैं, अगर आपको सब विधानसभाओं का या आधी विधानसभाओं का या 2/3 विधानसभाओं से रेटिफाई करवाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाना हो, तमाम चीजें करवाना हो, तो कैसे करवाएंगे?
आप किन विधानसभाओं को भंग कर देंगे कि एक साथ चुनाव करवा लेंगे? और क्या आप इस चीज को कैसे रूल आउट करना चाहते हैं कि ये सरकार लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है या समय पर चुनाव करवा? जो सरकार एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हो, आपको क्या उसकी नियत पर शक नहीं होता है? आपको इन चर्चाओं से क्या लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है, जो चीज 9 साल में नहीं हुई वो इस सेशन में, जो स्पेशल सेशन है उसमें होने वाली है? आपको क्यों नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो बिल है वो लाया जा सकता है? आपको क्यों नहीं लगता कि सीआरपीसी, आईपीसी और तमाम जो धाराएं हैं उनमें संशोधन के जो विधेयक पेश किए गए थे और जो कमेटीज में गए हैं उनको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? हमको जो आपने कहा, मैं उसी को कह रहा हूं कि फार्मूला तैयार कर लिया है वो ठीक है, बहुत अच्छा फार्मूला है, कोई पैनिक नहीं हुआ स्पेशल सेशन को लेकर बॉम्बे के अधिवेशन में, ये भी एक अच्छी बात है। उन लोगों ने अपने तरीके से काम किया, ये भी अच्छी बात है। क्या हमको अपनी डिबेट्स में ये बात नहीं करना चाहिए कि ये 5 दिन का जो सेशन है वो किस काम के लिए हो रहा है? क्या हमको प्रहलाद जोशी के ट्वीट पर भरोसा करना चाहिए कि अमृतकाल का कोई महोत्सव इन 5 दिनों में हो रहा है? आपको लगता है कि सरकार के हाव भाव से लगता है कि ये सरकार इस समय सेलिब्रेशन के मूड में है या डिप्रेशन में है, या इसको सत्ता जाती हुए दिख रही है हाथ से, या आपको लग रहा है कि इसको उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आशा नहीं थी कि विपक्ष मजबूती के साथ एक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा और बॉम्बे में इस तरह से एकजुट होकर ये लोग खड़े हो जाएंगे? कई कारण हैं राजीव जी, हम लोगों को मतलब मैं तो चिंतित हूं, मैं लगातार चिंतित हूं। मैं फार्मूला हो गया है ये ठीक है, चुनौती इस समय जो है वो होती नहीं होती अगर कोई हमको लगता कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने की इसकी मानसिकता है। हम ये मानते हैं, देश के अधिकांश लोग मानते हैं कि ये सरकार सत्ता से किसी भी कीमत पर हटना नहीं चाहती, सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है और उसके लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकती है। बिल्कुल। तो आपने जो कहा, फार्मूला जो तैयार किया है, जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस आदित्य ठाकरे ने पढ़कर सुनाए 3, क्या आपको वो 3 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस में एक भी रिजोल्यूशन में कुछ ऐसा नजर आया कि ये जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है उसके मद्देनजर इंडिया अलायंस का कोई इनिशिएटिव पोस्ट बॉम्बे भी आपको, या छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की सभा में भी आपने सुना क्या? तो मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया अलायंस है वो भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और वो कोई पैनिक रिएक्शन में नहीं जाना चाहता, और जो सरकार है वो चाहती है कि इनको पैनिक रिएक्शन में डालो, कि जंप करें, बातें करें जी, तैयार हैं और सरकार को चैलेंज करें। हम लोग एक बड़े क्राइसिस में मुझे लगता है प्रवेश कर रही है। और जैसा आप कह रहे हैं, बने रहिए, चर्चा भी जारी है, चर्चा पूरी शुरू है और जैसा बॉम्बे में हुआ वही है, तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली स्थिति या सौभाग्य की स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। उसके लिए कामना जरूर करें कि ये सब जो
अप्रहेंशंस हैं गलत साबित, और 5 दिन का जो स्पेशल सेशन है वो अमृतकाल की जय जयकार वाला होगा, और लोकसभा के भी चुनाव बहुत इज्जत के साथ वैसे ही होंगे और विधानसभाओं के भी वैसे ही होंगे। अगर आपको भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह पर ऐसा, तो आपको मैं बधाई देता हूं। मुझे ऐसा भरोसा नहीं है। मैं आपके साथ हूं गर्ग साहब, मैं आपके साथ हूं तो लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि सारे फॉर्मूले, सारी मीटिंग, सारी बातें, सारे रिजोल्यूशंस, जितनी चीजें भी आई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये एक आइडियल सिचुएशन के तहत हैं। यानी कि समय पर लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव की तैयारियां हम करेंगे और चुनाव में हम हराएंगे। ये फॉर्मूला अभी तक का है। जो कह रहे थे गर्ग साहब, वही बात मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन इसके अलावा जो 5 दिनों का सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया पार्लियामेंट के दोनों सदनों का, और उसमें 18 से 22 तक, उसके बाद अगर उसकी व्याख्या की जाए, विश्लेषण उसका किया जाए, तो उसके तुरंत बाद एक बात सामने आती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन में फिर दूसरे दिन सुबह सरकार थोड़ा आगे बढ़ती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली एक कमेटी, उस कमेटी का अध्यक्ष घोषित करती है। और अभी इस कार्यक्रम को जब हम शुरू करने आ रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले 8 सदस्यीय कमेटी का गठन हो जाता है। और इस 8 सदस्यीय कमेटी जो है, जो कि ये तय करेगी कि इस देश में क्या एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ करवाया जाए, क्या यह संभव है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। उसमें कौन कौन लोग हैं, जरा उनका नाम आपके सामने रख देता हूं। उसमें अमित शाह हैं, उसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उसमें NK सिंह साहब हैं, उसमें सुभाष कश्यप साहब हैं, जानते हैं आप लोग सुभाष कश्यप को, हरीश साल्वे साहब हैं, उसमें संजय कोठारी हैं। ये 8 लोग हैं टोटल, इंक्लूडिंग रामनाथ कोविंद साहब, अध्यक्ष महोदय के साथ साथ। लेकिन जो बातें यहां आप कह रहे हैं गर्ग साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि जब चुनाव के जानकारों से, चुनाव कराने वाले लोगों से, यानी कि आयोग के लोगों से बात कीजिए, अभी पिछले दिनों बात करके ये जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उनका भी कहना था कि 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने भी दे दें तो हम चुनाव आज की तारीख में एक साथ नहीं करवा सकते। 3 नहीं बल्कि 6 महीने भी, क्योंकि उसके लिए सारी चीजें, अभी तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव करवाने के लिए आपको 7 चरणों में चुनाव करवाना पड़ता है। तो आप एक साथ लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव आप करवाएंगे एक साथ? असंभव है। 3 महत्वपूर्ण है, जरा उसके लिए आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास, और इस बात को यहां रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी है गर्ग साहब, कि इसमें संवैधानिक दायरे को भी हमको टटोलना होगा। संविधान किस चीज की अनुमति हमें देता है, किस चीज की नहीं देता है, कितने अमेंडमेंट्स करने होंगे, वो उसको भी समझना होगा। और इन सारी चीजों को अगर हम समझते हैं तो उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि इन अमेंडमेंट्स के लिए कितने राज्यों को आपके साथ आना है। आज की तारीख में इन 28 में से 14 राज्यों को आपके साथ आना होगा। प्रशांत टंडन जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं गर्ग साहब से सहमत हूं और मैं भी इस बात को मानता रहा हूं, कहता रहा हूं कि, और नरेंद्र मोदी लगातार इसके संकेत भी दे रहे हैं कि जो कुछ भी होने जा रहा है इलेक्शन 2024 का, वो सामान्य नहीं होगा। याद कीजिए कि हम लोग मुंबई में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि कपिल सिब्बल की मौजूदगी इंडिया अलायंस की बैठक में बतौर व्यक्तिगत तौर पे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो अहम क्यों थी? क्योंकि कपिल सिब्बल लगातार ये बात कह रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ चल रहे हैं। अगर 2024 में वापस आ गए तो वो आखिरी चुनाव होगा। भले ही इंडिया गठबंधन के लोग औपचारिक रूप से अपने लेक्चर में, अपने मंचों से, अपने बयानों से ये बात नहीं कह रहे हो,
क्यों वो उनकी टैक्टिस ये है कि बीजेपी और आरएसएस उनकी बात पे रिएक्ट करे, वो बीजेपी पे रिएक्ट करे। आप देखिए कि मोहन भागवत का भी उस लिस्ट में आरएसएस के चीफ, उन्होंने भी इस हवन में अपनी आहुति दे दी है, ये कहकर कि भारत का जो है भारत कहा जाए और इंडिया ना कहा जाए। तो वो घबराहट इंडिया गठबंधन के नाम से, और ये घबराहट दिख रही है घमंडिया या इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे, और उसी की कड़ी में ये जो विशेष सत्र बुलाया गया वो है। तो मैं भी उन लोगों में से हूं जो मान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आते हुए राजनीतिक चैलेंज को देख रहे हैं, चुनौती को देख रहे हैं, और वो जो कुछ भी होने जा रहा वो सामान्य नहीं होगा। वो आप इनकी तुलना ट्रंप से कर सकते हैं। अब उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया गठबंधन है, उसमें बड़े नेता हैं, 11 राज्यों के उसमें मुख्यमंत्री हैं, 6 में से 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मास लीडर्स हैं। वहां पे स्टालिन जैसे लोग हैं, वहां लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, पवार है, आप नाम गिरा दे, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो कि ओवरनाइट अगर ये चाह जाए तो देश में एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा, जो कहें कि इस देश के साथ जो प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व है, वो सेफ्टी वॉल्व हमने बॉम्बे में बनते हुए और उसको एक्टिव होते हुए देख लिया है। अब सामान्य स्थिति नहीं होगी। मैं इस पे डिटेल में बातचीत हम लोग मुंबई में कल कर चुके हैं कि उसमें संवैधानिक अड़चनें क्या होंगी, वन नेशन वन इलेक्शन में, उसमें लॉजिस्टिकल दिक्कत क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि 2019 के चुनाव में 16 लाख ईवीएम वीवीपैट के साथ डिप्लॉय हुई थी। ये नई ईवीएम थी क्योंकि वीवीपैट के साथ अटैच थी। अगर आप विधानसभा के चुनाव भी कराएंगे ऐसा साथ में अगर हो सकता हो तो 32 लाख तो मोटा मोटा चाहिए होंगी। तो वो इलेक्शन कमीशन कहां से लाएगा? 2500 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगी थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। अब विधानसभा के हाथ में होंगे तो वो डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? हम देख रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कितने चरणों में चुनाव होते हैं, वो फोर्सेस का मूवमेंट होता है। 2014 के चुनाव में राजीव जी लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों के चुनाव भी हुए थे, उड़ीसा वगैरह के, सबकी लिस्ट अभी मुझे याद नहीं आ रही है, 5-6 राज्यों के चुनाव भी हुए थे। इस बार भी है, 10 फेज में शेड्यूल्ड है। हाँ, 10 फेज में चुनाव हुए, 10 चरणों में। तो आप मतलब ये चुनाव कितने समय तक चलाना चाहते हैं? कैसे होगा? क्या केंद्र सरकार ये मानेगी कि आर्टिकल 356 यानी किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और उसकी विधानसभा भंग करने का जो अधिकार केंद्र के पास है, संसद के पास है, उसको खत्म कर दे? क्योंकि इसको बिना खत्म किए आप कैसे शेड्यूल को मिलाओगे? अब मोदी साहब की एक आदत है कि वो कोई ना कोई एक नया शिगुफा छेड़ते हैं, फैसला पहले करते, सोचते बाद में। नोटबंदी का याद कीजिए आप, नोटबंदी आ गई, ये कहा गया कि जी फेक करेंसी की वजह से, फिर अगले दिन आ गया कि फेक करेंसी तो केवल 300 करोड़ रुपए की है, फिर कहा गया डिजिटल इकोनॉमी के लिए, फिर कहा गया काले धन के लिए, फिर कहा गया आतंकवाद के लिए को रोकने के लिए। यानी 70 बहाने बनाए कि क्यों नोटबंदी की।
तो अब वो फैसला पहले करते हैं और उसके बारे में सोचते बाद में है। इमीडिएट जो क्राइसिस का इन्होंने सोल्यूशन देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तो हेडलाइन चुरा लो अखबारों से। तो हेडलाइन की चोरी में इन्होंने नया एक शिगुफा ले आए स्पेशल सेशन का। अब सोच बाद में रहे कि उसमें क्या करें। कोई एक पुरानी कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन की, लॉ कमीशन की। लॉ कमीशन तमाम बातों पे पीरियोडिकली अपनी राय देता रहता है। वही विवेक देबरॉय की नीति आयोग में रिपोर्ट है, जो विवेक देबरॉय अभी संविधान को, नया संविधान की बात करने को आर्टिकल लिख चुके हैं। उनकी राय में भी जो संविधान के संशोधन होंगे, आर्टिकल 172, 174, तो तमाम सारे जो आर्टिकल हैं जो कि विधानसभा के सेशन को, लोकसभा के सेशन को निर्धारित करने वाले जो आर्टिकल हैं, उनको बदले जाएंगे। देश का फेडरल स्ट्रक्चर बदला जाएगा, तो कम से कम 14 विधानसभाओं से आप रेटिफिकेशन लेंगे। डिटेल बात हम लोग कल कर चुके हैं। मैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे जा रहा हूं कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा। मोदी जी को एक तो लालच ये है कि राज्य और केंद्र के इश्यूज गड्ढमड्ढ हो जाएं, और उनको कोई एक स्टडी मिल गई है किसी थिंक टैंक की कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा में जो पार्टी आगे रहती है उसको विधानसभा के में भी समर्थन मिलता है। ये ऐसे थोड़े थोड़े केस स्टडीज हैं, उड़ीसा के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के, ऐसे ऐसे कुछ केस स्टडीज हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर पर केस स्टडी नहीं है। जब इलेक्शन हुए थे, यानी कि 2 इलेक्शन हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उस वक्त इतनी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी। 6 बार तो राजीव जी मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं इस देश में। तो कल अगर किसी सरकार को 140 करोड़ कल भी नहीं थी, बिल्कुल, और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं थी। हमारे पास बहुत डाइवर्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल, और ये इवॉल्व हुआ है देश की जरूरतों के साथ। तो उसको कैसे हम खत्म कर देंगे। एक दूसरी बात राजीव जी की, ये फैसला क्षेत्रीय दलों के, छोटे दलों के खिलाफ जाएगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, बीजेपी फायदे में रहेगी। हम तो इस चीज को टोटली खारिज कर ही चुके हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ जो श्रवण गर्ग साहब कह रहे हैं, क्या इलेक्शन होगा, सवाल ये है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, ये पूछना चाहता हूं। ये सारे संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी पैनिक में हैं, और पैनिक में वो इस तरीके के फैसले भी कर सकते हैं, इसके आगे जाके भी कोई फैसले कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर उन्होंने कानून पास कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया उसमें से, कमेटी में से, अपॉइंटमेंट कमेटी में से। ये जो फैसले अलोकतांत्रिक फैसले हैं, जो इस देश में इवॉल्व हुई चीजें, अब ऐसे ही वो वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेकर आ गए। तो ये जो तरीका है इनका, ये इशारा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत पैनिक में है। और इस बात की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं कि मोदी साहब का क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो वो इनकम टैक्स की टीम भेज देते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता है। सुब्रमण्यम स्वामी को लगा दिया गांधी परिवार के पीछे। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया, एक मरा हुआ अखबार को जीवित करवा दिया, नेशनल हेराल्ड को। वो क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी को जाता है। कुछ लोगों को रोजगार मिल गया, अखबार बन गया, चालू हो गया, वरना चालू नहीं होता वो अखबार। मैं दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव हमारे देश में है, जो संसद से लेके सड़क तक, विधानसभा से लेके मीडिया तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है। उसके पीछे लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं, मासेस हैं। दूसरी की इंस्टीट्यूशन से जो इशारे मिल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, उससे जो इशारे मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि मोदी जी कोशिश जरूर करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। राजीव,
जी कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपको क्या लगता है इलेक्शन, क्योंकि जो तैयारियां चल रही हैं और देखिए कितनी घबराहट है कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, अब इसमें आरएसएस चीफ भी कूद पड़े हैं, तो वैसे में जो बातें अभी और खासकर 5 दिनों की जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है, उस सत्र को लेकर के चिंतन मनन करना जरूरी है और पिछले 3-4 दिनों से जब से ये बात सामने आई है कर भी रहे हैं हम। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन की तो बात दूर की, पहले ये कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले कराने की बात हो रही थी, समय पे कराने की बात हो रही थी, अब एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है। जब एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है तो फिर तो ये होगा कि 6 महीने में भी इलेक्शन अगर नहीं करा सकते हैं तो चलो जी अभी पहले ये सारी चीजें कर लेते हैं, फिर इलेक्शन की बात करेंगे, तब तक हम लोग अपना राज कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है वो दरअसल उस डर के कारण, क्योंकि इस देश में वन नेशन वन कनेक्शन की शुरुआत हो गई है, वो है राहुल गांधी। वन नेशन वन कनेक्शन विद राहुल गांधी, और यही कार्यक्रम आया है। इंडिया अलायंस के बीच में, उसके केंद्र में अगर कोई सबसे मजबूत फोर्स है जो सबको जोड़ करके रख, निश्चित रूप से बड़ी पहल की है। गांधी ने बार बार इस बात को रेखांकित, इस पार्टी कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, कोई भी समझौता करने के लिए अलायंस के लिए, और लगातार वो यात्राओं पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, तो जो उनके साथ कनेक्शन बन रहा है इस देश के लोगों का, विपक्ष का, उसकी घबराहट आपको सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है नरेंद्र मोदी के यहां से, और इसीलिए ये तमाम पैंतरेबाजी हो रही है। जो गर्ग साहब की चिंता है, ऑब्वियस है कि वो चिंता हम सबकी है, और इस तरह की कुछ धुंधली चीजें दिखाई पड़ रही, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता इस बात पर कि नहीं होगा। नो डाउट कि मोदी जी ये कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से, और जैसे जैसे वन नेशन वन कनेक्शन बढ़ता जाएगा और ये इंडिया अलायंस और मजबूत होता जाएगा, लोगों का विश्वास इसमें बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली मोदी जी कोई कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बेहद वैविध्यपूर्ण है, और मैं इसे उस इतिहास के रूप में भी देखना चाहता हूं और सैद्धांतिक रूप से भी। जी। देश की आजादी के समय चर्चिल से लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी इस बात की आशंका की थी कि ये भारत एक राष्ट्र के रूप में चल नहीं सकता, बहुत जल्दी टूट जाएगा। और एक सिद्धांत भी डेमोक्रेसी का कि जो गरीब और अशिक्षित लोगों का लोकतंत्र होता है वो बहुत जल्दी तानाशाही में तब्दील हो जाता है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के तमाम देश इस बात के उदाहरण रहे हैं। तो एक ये भी आशंका थी उसी समय कि डेमोक्रेसी भारत में नहीं चल सकती लंबे समय तक, एक झटका भारत ने खाया भी। लेकिन तब से लेकर के और अब तक भारत के लोगों ने, और उसमें मैं बहुत बड़ी भूमिका, गांधी जी की भूमिका तो 48 में उनके देहांत के बाद खत्म हो गई थी। जो असली लोकतंत्र की शुरुआत होती है वो पहले चुनाव और दूसरे चुनाव से, उसमें डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और उनके तमाम इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने जो इस देश के लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी, जो डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप किया। और पहले इलेक्शन पर अगर आप गौर करें तो नेहरू जी सिर्फ अपनी कैंपेन नहीं कर रहे थे पार्टी की, बल्कि लोगों को वोट डालने के लिए जिस तरह से शिक्षित कर रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे, उसने इस देश के लोकतंत्र को खड़ा किया था। आने वाले दौर में वो बेहद मजबूत हुआ, और विविधता इस देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। क्या दक्षिण भारत इस बात को बर्दाश्त कर लेगा? और सबसे ज्यादा कि इस देश का जो वंचित तबका है, जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी तबका है,
जिसे इस देश के संविधान और लोकतंत्र ने जिंदा किया है, एक मनुष्य के रूप में जिनको पहचान दी है, क्या वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वो दौर और था जब इन समुदायों के भीतर ये चेतना उतनी नहीं थी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चेतना व्याप्त हो गई है लोगों में, लेकिन एक बड़े हिस्से में ये डेमोक्रेटिक चेतना, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भावुकता और इस देश के डेमोक्रेसी को लेकर के जो चिंता है, वो चिंता नरेंद्र मोदी को ये करने के सामने खड़ी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हुए भी ये करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हिटलर का भी जो हश्र हुआ था, अगर मोदी जी पढ़ते लिखते हैं तो वो भी याद करते होंगे, क्योंकि फिर लोग और देश और डेमोक्रेसी माफ नहीं करती है। हो सकता है कि कोई और पैतरा हो, जैसे गर्ग साहब ने जो लिखा कि राज्यसभा की जो सीटें वहां बढ़ाई गई नहीं पार्लियामेंट में, और महिला जो विधेयक आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोनीत महिलाओं की संख्या बढ़ा दी जाए वोट ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग और फिर कोई खेल हो। मैंने जो लेख पढ़ा गर्ग साहब का, उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन चुनाव ना कराने की हिम्मत मोदी जी नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस देश के वंचित तबके को इंसान बनने का हक इस देश के संविधान, लोकतंत्र ने दिया है, इसलिए वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी इस बात को कम से कम जानते हैं, ये मैं समझता हूं। जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। गर्ग साहब के आलेख का जिक्र आप कर रहे हैं, उस आलेख को मैं भी पढ़ा था और बिल्कुल सही है। और इस विषय में पहले से चर्चा हो भी रही थी कि शायद जो नया संसद भवन बना है और उस भवन में बैठने की संख्या ज़्यादा है और शायद दिसंबर आते आते मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। मनोनीत सदस्यों की संख्याओं में महिलाओं की संख्या, महिलाओं को साधने की कोशिश, और मोदी जी के लिए महिला जो हैं वो वोटर्स रही हैं, इंटैक्ट रही हैं कहीं ना कहीं। ये कुछ आंकड़े जो आए हैं उस आधार पे बता रहा हूं, चाहे CSDS के आंकड़े हो या सी वोटर्स के आंकड़े हो या चुनाव आयोग जो आपने आंकड़े कभी चुनाव के बाद देता है वो आंकड़े हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या कुछ और हो सकता है? और जैसा रविकांत जी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं करवाने का फैसला लेना ये एक अपने आप में घातक साबित हो सकता है, और इतनी हिम्मत शायद वर्तमान सरकार न करे कि चुनाव ही न हो। तो बहुत कुछ इस विषय में हम लोग बात अभी कर रहे हैं, और चूंकि यही महीना है और इसी महीने के 18 से 22 तारीख तक वो भी हम लोग सामने देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है। क्या G20 के जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं उनके लिए कुछ नया होने जा रहा है जो अक्टूबर में आने वाले हैं, या कुछ और होने जा रहा है? तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि आप विशेष सत्र बुला रहे हैं और अभी तक आप बने रहिए, चर्चा भी जारी है, चर्चा पूरी सुनिए। आपने बताया नहीं कि किस लिए बुलाया जा रहा है। ये भी इस संसदीय प्रणाली और इस संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों बहुत कुछ अभी बाकी है, और चर्चा में हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन वहां उस रेखा के पार की बात है जब सब कुछ सुचारू ढंग से चलता हो, संविधान के दायरे में देश चल रहा हो और उसमें संवैधानिक मूल्यों के आधार पर और संवैधानिक जो सीमाएं हैं उस आधार पे चुनाव से लेकर के तमाम प्रक्रियाएं हो रही हों, तब भी इंडिया गठबंधन की बात। लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो देश की जनता और इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं वो चुप बैठेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके आगे क्या कुछ हो सकता है, जब आगे हम चर्चा करेंगे तो इस पे भी चर्चा करेंगे। एक दूसरे पहलू को भी टटोलने की कोशिश करेंगे हम लोग गर्ग साहब, कि अब सपोज कि ये सब कुछ हो गया, चुनाव नहीं, टालने की कोशिश, और जैसा आपने लिखा है उस हिसाब से महिलाओं की संख्या बढ़ा करके, मनोनीत महिला सदस्य की संख्या बढ़ा करके, कुछ और सदस्यों की संख्या बढ़ा करके अपने पक्ष को मजबूत करना। उसके बाद दूसरा पक्ष क्या करेगा? देश जो है बिल्कुल
चुपचाप बैठ जाएगा या कुछ और होगा? एक क्लोजिंग कमेंट आप वो तमाम, चूंकि आपने ये सवाल उठाया और आपने सबकी बात सुनी, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि महिला आरक्षण विधेयक जो पुराना है उसको पेश किया जाएगा और संसद में जो नई सीटें बढ़ी हैं वो बढ़कर 888 हो जाएंगी। वो जो बढ़ी हुई सीटें हैं वो उन पर चुनाव नहीं होंगे और वो सीटें, उन सीटों की एक प्रक्रिया तय की गई है। अब इसमें वो अगर विधेयक पारित हो जाता है तो लोकसभा के क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा और वो कौन सी इलाके होंगे जहां से वो माना जाएगा कि ये यहां से ये महिला सांसद चुनी गई हैं या चुनी जाएंगी, उनका चुनाव नहीं होगा। पर जो 543 सीटों पर जो वोटिंग होगा उसके वोट शेयर के आधार पर राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के आधार पर वो महिला प्रतिनिधियों को नॉमिनेट कर पाएंगे और उसके पहले उनको 280 के करीब सदस्यों की लिस्ट देना पड़ेगी। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये अगर विधेयक पारित हो जाता है तो एक संवैधानिक जरूरत हो जाएगी और संवैधानिक जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि पिछली बार ये जो महिला विधेयक इसलिए पारित नहीं किया गया कि आरोप है कि नीतीश कुमार और लालू यादव आदि ने आरोप लगाया था कि इससे पिछड़ी जाति की महिलाओं का नुकसान होगा। तो वो पूरा का पूरा इस बार जो मामला बना रहे हैं कि अगर आप इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं चाहते हैं या महिलाओं को नहीं लाना चाहते। मोदी जी ने अपनी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डेवलप की है इस देश में, वो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपने देखा हो 200 रुपए जो सिलेंडर के कम किए, गैस सिलेंडर के, हो सकता है कि आने वाले समय में 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए और कम कर दें। वो महिलाओं के लिए और बहुत सारी चीजें, वो आप ये लाडली बहना योजना है, आप इसको क्या समझते हैं? ये जो राज्यों में पैसा दिया जा रहा है हिंदी भाषी राज्यों में, जिसको लगातार हर महीने बढ़ाया जा रहा है, ये महिलाओं की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करने की बात है जो मोदी जी कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर एक संवैधानिक मांग ये हो सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या कहीं से कि हमको इसके लिए साल भर चाहिए, जैसा कि प्रशांत जी ने भी इशारा किया और सब लोग कर रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता है। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि क्या अब किया जा सकता है आगे इस लोकसभा का। और उस स्थिति में बीजेपी को बहुत यकीन है कि महिला आरक्षण विधेयक के जरिए जो सीटें प्राप्त होंगी तो वोट शेयर के आधार पर उतनी ज्यादा सीटें मिल जाए तो उसी का रहेगा। ये मैंने उस लेख में आरोप किया है और वो का आधार भी है, कोई इस तरह का नहीं है कि जिस तरह की डिबेट्स बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के लोगों द्वारा या बीजेपी से लोगों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में करों में, और उसमें जो ये तमाम चीजें बताई गई जो मैंने लेख में लिखा, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये सब नहीं होता है और सब जैसे पुराना चल रहा है वैसे ही चलता, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकती है। पर गए हैं तमाम सरकार की गतिविधियों के चलते, उसके कारण ये सारी बातें डिबेट में आई हैं और ये सब बातें
गोदी मीडिया में नहीं हो रही हैं, मेन मीडिया में नहीं हो रही हैं। महिला एक्ट आ रहा है, ये आपने गोदी मीडिया में देखा था, मतलब उसी दिन देखा था जिस दिन स्पेशल सेशन की, पर आरक्षण विधेयक संशोधित रूप में आ रहा है, जो लैप्स हो गया वही आ रहा है, नया आ रहा है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, क्यों ला रहे हैं, अब 9 साल तक नहीं लाए, अब क्यों ला रहे हैं, इस समय क्यों ला रहे हैं, जब आपके चुनाव को 5 महीने 4 महीने 5 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, तब क्यों ला रहे हैं? इस पर कोई डिबेट कोई भी नहीं कर रहा। मतलब एक भी चैनल या एक भी मीडिया में इस तरह की बात नहीं हो रही है कि महिला आरक्षण विधेयक इस समय आज क्यों, तो और क्या प्रोविजंस हैं उसके, क्या हो सकते हैं, और सरकार को उससे क्या फायदा या नुकसान होना संभावित है, इस पर कोई बहस नहीं हो। तो इसलिए हमको तमाम चीजों को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये है, और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो परिसीमन है जो चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से, वो जो है इन चीजों को लेकर संवैधानिक जरूरत समय की पड़ सकती है। इलेक्शन कमीशन मांग सकता है कि हमको इसके लिए कम से कम साल भर चाहिए। अब आप क्या करेंगे साल भर? तो साल भर के लिए आप कहेंगे कि इसी लोकसभा को आप जीवित रखिए, या एक इंटरिम गवर्नमेंट कर दीजिए, या प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लोकसभा भंग हो जाएगी। जो भी है, मैं कुल मिलाकर एक डिबेट के लिए एक पॉइंट डाल रहा हूं लोगों की चर्चा में, कि आप निश्चिंत होकर मत बैठ जाइए कि बंबई में सब कुछ हो गया है, अब सत्ता बदलने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी के खिलाफ बंबई में आप जमा हुए थे, वो आदमी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए। लेख पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था। मैं देखा था कि आ गया है वो, हम लोग जब जहाज में थे तो देखा था कि वो आ गया है। देखिए, मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जेंडर आइडेंटिटी केवल अकेली आइडेंटिटी नहीं है, अकेली पहचान नहीं है, उसमें भी लेयर्स हैं। तो महिला केवल महिला नहीं है, महिला सवर्ण महिला भी है, महिला मुसलमान महिला भी है, दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिला भी है, और वो सब महिलाओं का जो अलग दो तरीके की चेतना अलग अलग ढंग से होती है। ये कहना कि ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं ये महिला विरोधी हैं, वो नहीं है। उसमें वो कह रही कि हमारी महिलाओं का मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल कम है, इसलिए आप उनके लिए भी प्रोविजन उसमें करो। ये एक लंबी बहस का विषय है, किसी और दिन चर्चा इस पर की जाएगी। गर्ग साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी जी गर्ग साहब, ये कह रहे हैं जी जी, उसमें यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप 280 जो भी नंबर है मैं बोल रहा हूं उसकी लिस्ट दे दीजिए, और आपको समाजवादी पार्टी को या लालू की पार्टी को मान लीजिए कि उसमें 50 सीटें मिल रही हैं वोट शेयर के आधार पर, आप 50 के 50 पिछड़ी महिलाओं को दे दीजिए ना, हमको क्या आपत्ति।